हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। सो अभी तक आपने पढ़ लिया दो एप्लीकेशन गॉस लॉ के। अब हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की। मैंने आपको बोला था कि 3 एप्लीकेशंस आप लोगों के सिलेबस में हैं गॉस लॉ के, और सेपरेट सेपरेट मैं तीनों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आज थर्ड एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। अभी तक आप 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं, ठीक है। और बच्चों, मैंने एक वर्कशीट भी आप लोगों को दी थी, उसका लिंक दिया था लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने बोला था कि आप उसको सॉल्व करो। आई होप आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ। ओके, चलो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to thin spherical shell which is यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मैंने लिखा नहीं है यूनिफॉर्मली चार्ज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो चार्ज्ड होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि 3 तरह के हमने 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आपने इनफाइनाइट वायर के केस में लीनियर चार्ज देख लिया, दूसरा शीट के केस में आपने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल की। तो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि स्फेरिकल शेल में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो, अगर यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की बात हो रही होती तब हम कहते हैं कि सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट ये क्या है, एक थिन शेल है, ठीक है। ऐसे एक पतली सी शेल है, ठीक, पतली थिन शेल है, मतलब हम उसकी थिकनेस को नेग्लिफाई कर रहे हैं, थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब थिकनेस नहीं है तो सिर्फ आपको 2 डायमेंशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर द सरफेस charge density of spherical shell be sigma। इस स्फेरिकल शेल की, मैंने कहा इस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, गॉस लॉ की हेल्प से निकालना है। गॉस लॉ लगाने के लिए क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। स्फेरिकल शेल है, गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करे, पहली कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा सिमेट्रिकल हो। तो स्फीयर की सिमेट्री क्या है, स्फीयर अगेन, तो गॉसियन सरफेस क्या होगी, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। यहाँ पर जब हम शेल के लिए निकालते हैं तो हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालते हैं। फर्स्ट वन इज इफ द पॉइंट इज इनसाइड द शेल, second is if the point is on the surface on the shell, and third one is when the point is outside the shell, ठीक है। तो तीनों केसेस सेपरेटली देखेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, when point, सपोज P पॉइंट पे निकालना है मुझे, पॉइंट P is outside the shell। पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड द शेल है, और ये जो शेल है इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, ठीक है। अब कोई पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द शेल है, सपोज यहाँ इस P पॉइंट पे निकालना है। P पॉइंट पे निकालना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, एनक्लोज करे इसको और उस पॉइंट से होकर जाए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हो, तो और सिमेट्रिकल हो। तो हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P से जाने वाली ड्रॉ
कर लेते हैं एंड सपोज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज आर। क्लियर? इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर इस गॉसियन सरफेस की। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? चलो अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैंने एक गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, एक एरिया ले लिया, सपोज ds एरिया है। इस ds एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक, ये आपका ds एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ऊपर कैप लगा यानी यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? स्फीयर है, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड। दोनों डायरेक्शंस कैसी हैं? सेम डायरेक्शन में है किसी भी पॉइंट पर। चलिए, तो फाई क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ठीक, इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने एक छोटा, या आप ऐसे कह सकते हो, चलो हम ऐसे देख लेते हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसमें से थोड़ा सा फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स फाई अगर निकलेगा तो पहले हम अगर इतने को कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें से थोड़ा सा फ्लक्स निकलेगा, और वो थोड़ा सा फ्लक्स सपोज होगा डी फाई। तो डी फाई क्या होगा? ई डॉट ds। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई ds cos 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। देन डी फाई इज इक्वल टू ई ds। क्लियर है? अब जब आपको टोटल निकालना होता है तो आप क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds। यहाँ पर हम ये सर्कल बनाते हैं इंटीग्रेशन के साइन पर, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटीग्रल को, कि जो इंटीग्रेशन किया गया है वो किस पे किया गया है? एक क्लोज्ड सरफेस के अराउंड किया गया है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds, ई इंटीग्रल ds। तो फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू ds इज द वेरी स्मॉल एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे मींस टोटल क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस वो क्या होगा? स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कौन सा आर? गॉसियन सरफेस का। जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो कौन सा आर? गॉसियन सरफेस का रेडियस, यानी गॉसियन सरफेस का एरिया लिया जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम गॉस लॉ लगा दें। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, फाई क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? देखो ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस क्या कर रही है? इस पूरे की पूरी स्फेरिकल शेल को अपने अंदर एनक्लोज किए हुए है। जब पूरी स्फेरिकल शेल इसके अंदर एनक्लोज्ड है तो पूरा का पूरा चार्ज भी शेल गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। This is the electric field due to an spherical shell, charged spherical shell at point outside the spherical shell। अच्छा, यही सेम फॉर्मूला किसके लिए आता है? पॉइंट चार्ज के लिए आता है। तो आप कह सकते हो कि अगर पॉइंट आउटसाइड है स्फेरिकल शेल के तो वो कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नाउ अब सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल चार्ज Q है, एरिया कितना है? कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये
इस स्फेरिकल शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे सिग्मा की फॉर्म में चाहिए तो मैं Q की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, क्या आ जाएगी E इज इक्वल टू Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इज इक्वल टू सी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और Q की टोटल चार्ज की टर्म्स में Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये देखिए सिग्मा कैसा है, एक कांस्टेंट टर्म है, जितना चार्ज उस पर ऑलरेडी प्लेस्ड है पर यूनिट एरिया पर वो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, रेडियस ऑफ द शेल फिक्स है, लेकिन ये जो आर स्मॉल आर डिस्टेंस है ये वेरी कर सकती है। आप अभी यहाँ निकाल रहे हो, आप कुछ और डिस्टेंस पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पर किसी भी स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिक सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो रही है बात? तो ये तो बात हो गई आउटसाइड पॉइंट की। चलो अब बात करते हैं सेकंड केस की। Now, second case is when point P is on the surface of shell. P is on the surface of spherical shell. ठीक है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पे। अब P पॉइंट कहाँ है, अब P पॉइंट है यहाँ। ठीक है, स्फेरिकल शेल की सरफेस पे है। इस केस में क्या होगा, स्फेरिकल शेल की सरफेस पे है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट की कितनी होगी, रेडियस ऑफ शेल के बराबर। तो आप कह सकते हो यहाँ पर r इज इक्वल टू आर हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहाँ है, सरफेस पर ही है। सरफेस पर है तो सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो r इज इक्वल टू आर, इसमें आप पुट कर दो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, या सिग्मा की टर्म्स में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखो सरफेस ऑफ द शेल पे Q आपकी फिक्स क्वांटिटी है, जितना चार्ज उसके पास है उतना ही रहेगा, और रेडियस भी फिक्स क्वांटिटी है, जो शेल की रेडियस है वो फिक्स रहेगी। सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो चेंज हो सकता है, आप कभी इनसाइड ले सकते हो, कभी सरफेस पे ले सकते हो, कभी आउटसाइड ले सकते हो, आउटसाइड पे अलग अलग डिस्टेंस पे ले सकते हो, बट रेडियस ऑफ द शेल विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये क्या होगी, सरफेस पे कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, outside the shell E is inversely proportional to R square and on the surface of the shell E is constant। ठीक है, इसको मैं जरा यहाँ साइड में लिख लूं, on the surface E is equal to sigma by epsilon naught that is constant। ठीक है, अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जरा वेरिएशन देखेंगे, इसकी वजह से यहाँ मैं साइड में सारी चीज लिख लेती हूँ। ठीक है, चलो अब केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या है, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल।
ठीक है, अब जो पॉइंट P है वो कहाँ है, इनसाइड द शेल। सपोज अब मैंने कहा कि पॉइंट P मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कहीं भी ले सकते हैं। अब जब यहाँ पे लोगे तो फिर से आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और गॉसियन सरफेस हमेशा कहाँ से जानी चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जानी चाहिए। तो जब आप यहाँ ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये हो गया, और अब जो आर हो गई वो कुछ ये हो गई, ठीक है। चलो मैं ये वाला मिटा देती हूँ ताकि आपको बाहर वाले से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, ये वाला मैंने आर मिटा दिया। अब देखो ये आ रहे हैं, यानी ये पॉइंट P है और ये गॉसियन सरफेस है। फ्लक्स निकालें तो फाई इज इक्वल टू वही होगा E डॉट ds, ये डी फाई, ठीक, फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये हम पहले ही कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रहे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, एक चूड़ी है, ठीक, उस चूड़ी के अंदर मैंने कोई पॉइंट ले लिया और वहां पर एक इस तरीके से स्फीयर बना दिया, स्फेरिकल सरफेस बना दिया, क्या वो चूड़ी को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये अंदर है और शेल इसके बाहर है, तो अंदर तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, और गॉस लॉ क्या कहता है, चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q क्या है, 0, इसीलिए कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं एज Q इज इक्वल टू 0 इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमने तीनों केसेस देख लिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सरफेस पे कांस्टेंट होगा, और आउटसाइड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, तीनों केसेस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला था जब गॉस लॉ के एप्लीकेशन कराए थे कि 3 एप्लीकेशंस हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे डेरिवेशंस आते हैं 3 मार्क्स में, ठीक। चलिए अब जरा वेरिएशन देखते हैं, यहाँ पे लिख लूं मैं E इज इक्वल टू 0। अब ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में, ठीक है। यहाँ पर 0 यानी हम सेंटर की बात करें, ये कैपिटल R मैंने ले लिया, इनसाइड की बात हो गई, यानी यहाँ पर आप सरफेस की बात कर रहे हो, और इसके बाद R। अब देखो 0 से R, जब R 0 से R के बीच में है, समझना इस चीज को, 0 से R यानी 0 सेंटर से लेके कहाँ तक, कैपिटल R, कौन सा रीजन हुआ, अंदर वाला रीजन हुआ, और अंदर वाले रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे शो करोगे, यहाँ पर इस तरीके से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड शो करोगे, ठीक। ये कंडीशन हो गई R 0 से R तक। अब R इज इक्वल टू R पे देखो, R इज इक्वल टू R यानी सरफेस की बात हो रही है, सरफेस पे कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सीधे हो जाता है कांस्टेंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, R इज इक्वल टू R। नाउ R ग्रेटर देन R, जब ग्रेटर देन है यानी बाहर, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, तो क्या होगा, इस तरीके का, ये है R ग्रेटर देन R, ठीक। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
1 मार्क में ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं ग्राफ बनाने में, ये हम जो डॉटेड शो करते हैं ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन बच्चे इसको सॉलिड लाइन बना देते हैं कुछ इस तरह, तो ग्राफ का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 0 है, बट आपने अगर ऐसे सॉलिड लाइन बना दी लाइक दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है और इसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 0 से r तक 0 है, r पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है एंड देन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लो। ठीक, तो ये तो बात हो गई स्फेरिकल शेल की। अब बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। अच्छा, अब यहाँ पर कंडक्टिंग क्यों नहीं ले रहे, ये अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो कंडक्टर्स होते हैं कभी भी जो उन पे चार्ज होता है वो हमेशा उनकी सरफेस पे रिजाइड करता है, सरफेस के अंदर नहीं होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेंगे तब भी वो क्या होगा, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और सेम केस अराइज होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए अब बात आती है सॉलिड स्फीयर की। तो जब आप सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है। शेल के केस में अंदर तो कुछ था नहीं, शेल मतलब आप समझ लो हॉलो स्फीयर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहां तो अंदर कुछ नहीं था, हॉलो था, इसलिए सारा चार्ज बाहर था, तो सिर्फ सरफेस पे था क्योंकि थिन स्फीयर लिया है, थिन है तो थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की, यानी अंदर भी चार्ज है सरफेस पे भी चार्ज है। तो ये मेरा कुछ एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इस तरीके से इस पर पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, पूरे वॉल्यूम में, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक, इस तरह पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लेते हैं लेट अस कंसीडर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर बी रो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सपोज इस पे टोटल चार्ज है Q और R इसका रेडियस है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, चलिए अब अगेन 3 केसेस, पॉइंट बाहर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है और पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है। तो केस 1 लेते हैं पहला, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर, ये पॉइंट P है। पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है, गॉसियन सरफेस आप बनाओगे तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, पॉइंट P से पास होगी, सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक है तो अगेन स्फीयर ही होगी, स्फीयर के लिए यानी कि स्फेरिकल सरफेस के लिए।
ठीक है, चलो अब इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है, यहाँ मान लेती हूँ पॉइंट पी, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर। स्मॉल आर, अब आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लेते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लिया, ठीक, छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने मान लिया। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ये हो गया ds वेक्टर, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, चलो फ्लक्स निकालते हैं, डी फाई, छोटा सा एरिया है तो थोड़ा सा फ्लक्स निकलेगा, इसलिए हमने छोटा सा ले लिया डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री ई डी एस। टोटल फ्लक्स निकालोगे, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, फाई इज इक्वल टू ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इसका इंटीग्रेशन यानी होल, तो छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेशन का मतलब पूरा सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई, कौन सा आर, स्मॉल कैपिटल स्मॉल आर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, भाई इस सरफेस के अंदर तो पूरा का पूरा स्फीयर आ रहा है, और पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है, Q, तो E इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज Q। ठीक, चलो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught, and E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square। अगेन सेम रिजल्ट मिला जो हमें लास्ट केस में, शेल वाले केस में मिला था, आउटसाइड पर सेम होता है टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए तो मैं यहाँ जरा लिख लेती हूँ, क्योंकि अगेन बाद में ग्राफ प्लॉट करना है, तो आउटसाइड के लिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q चार्ज कांस्टेंट है, जितना चार्ज इसके पास है उतना ही रहेगा, R ही आपका यहाँ वेरी कर सकता है, तो E जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है, नाउ अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब अगर ये ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, तो कहीं यहाँ हुआ, मान लो ये P पॉइंट, यही आपकी गॉसियन सरफेस हो जाएगी, और जब गॉसियन सरफेस पर ही है तो आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, पुट कर सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट हमें पता ही है, और r रेडियस ऑफ द स्फीयर वो तो चेंज हो नहीं सकती, ये भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए एट द सरफेस भी सेम चीज हमें मिली जो पिछले केस में मिली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब एक कांस्टेंट टर्म मिल गया। क्लियर, चलो तो फिर कहोगे कि डिफरेंस क्या है, अब तो वही सेम चीज पढ़ाए जा रहे हो, नहीं, डिफरेंस अब मिलेगा थर्ड केस में। ठीक है, तो केस 3, when point P is inside
द स्फीयर। थर्ड केस क्या आता है, व्हेन पॉइंट P is inside the sphere। ठीक है, अब P पॉइंट कहीं अंदर है, ये यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे और ये हो गई आपकी गॉसियन सरफेस की रेडियस। ठीक है, बाहर वाली मिटा देती हूँ अगेन, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, चलो अब जब हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए, क्योंकि फ्लक्स किससे निकालते हैं, किसी एक क्लोज सरफेस से या किसी सरफेस से निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लोगे। ठीक है, उसका डायरेक्शन अगर देखो तो रेडियली आउटवर्ड ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री एंड ई डी एस। ठीक है, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ई डी एस ई इंटू डी एस क्या है, इसका एरिया, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर। ठीक, चलो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। क्या यहाँ पर चार्ज क्यू आएगा, चार्ज क्यू क्या था, हमने क्या मान रखा था, टोटल चार्ज, तो क्या यहाँ पर ये क्यू आएगा, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब जो गॉसियन सरफेस है वो सिर्फ इतना चार्ज एनक्लोज कर रही है, लेकिन जो चार्ज क्यू है वो तो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस क्यू में से कुछ पार्ट बाहर है, वो तो हमें लेना नहीं है, उससे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से नेट फ्लक्स नहीं मिलता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। हमें सिर्फ कितने चार्ज से मतलब है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कि टोटल चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है वो है क्यू डैश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो काम हमारा है वो है इस क्यू डैश को फाइंड करना। ठीक, चलो देखो टोटल, अब मैंने क्या कहा था, पहले ही हमने कहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम पे चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम पे कितना चार्ज है क्यू, लेकिन हमें कितने पे चाहिए, हमें तो सिर्फ इतने वाले पे चाहिए, टोटल पे है क्यू, अगर 1 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, चाहिए कितने पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना, इतने वाले पे चाहिए, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक, कैंसिल, तो क्यू डैश जो हमारा है जो रिक्वायर्ड है वो कितना आया, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं 1/ε0, क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 Q इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, E इज इक्वल टू Q बाई ε0 आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, एंड ये वाला आ जाएगा डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू आर
सॉरी Q इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साइड लिख दूं एक साथ R Q। ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया। अब जरा इसको एनालाइज करते हैं। इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देती हूँ। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R बाई R। अब जरा देखते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, Q कॉन्स्टेंट, कैपिटल R कॉन्स्टेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। शेल के केस में इनसाइड पॉइंट पे E क्या था? 0, बट यहाँ पर E कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो क्या रिजल्ट मिला कि अंदर 0 से लेके सेल की सरफेस तक आने तक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सेल की सरफेस पे, सॉरी स्फीयर की सरफेस पर कांस्टेंट होगा, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, करो ग्राफ ड्रॉ करो। चलिए जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनसाइड पॉइंट पे है E इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, चलिए पहला केस, स्मॉल r जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से सेंटर से सरफेस तक, 0 से R। अब 0 से R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सर सेंटर पे हो जाएगा 0, R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सेंटर पे। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीज होगा तो कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। R पर कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। इसके बाद हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाला हो गया R लेस देन R, ये हो गया R इज इक्वल टू R, और ये हो गया R ग्रेटर देन R। ठीक, दोनों केसेस में अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। शेल के केस में क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर नहीं है, इसीलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, सरफेस पे होगा कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज होगा। स्फीयर के केस में क्योंकि अंदर भी चार्ज है, तो जितने ज्यादा गॉसियन सरफेस की रेडियस बढ़ती जाएगी, गॉसियन सरफेस बढ़ती जाएगी, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, इसीलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सरफेस पे कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज होगा। तो ये दोनों ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि नीट में इसी तरीके के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। 4 आपको ग्राफ दे रखे होंगे और पूछा जाएगा, या बोर्ड के लिए भी, या फिर एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक्स ग्रुप की, जिसमें टेक्निकल आता है, तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ बेस्ड। यहाँ पर गॉस थ्योरम के, गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका बचा है, थिन रिंग। रिंग की वजह से हमें रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड पॉइंट पर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो कि आपकी शीट से होंगे। तो अभी आज के वीडियो में भी मैं शीट का लिंक डाल दूंगी, जिन्होंने नहीं डाउनलोड की है वो डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन सॉल्व करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन से क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आ रही है, जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा सकूं। ठीक है, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।